हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग आपका एक्सप्लेन कर रहे थे, ये क्लास 6 के सिविक्स को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे और बुक का नाम था न्यू लॉन्गमन विस्टास। तो न्यू लॉन्गमन विस्टास के हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक्सप्लेन करके इसी चैनल पर पढ़े हैं सारे वीडियोस, जा कर के आप देख सकते हैं। अगर आपका वीडियो नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, उसमें मैंने लिंक डाल दिया है 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर्स का। और सिविक्स में मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का एक्सप्लेन कर चुका है, जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अभी मैंने इस क्लास 6 न्यू लॉन्ग विस्टास बुक के ज्योग्राफी के एक भी चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो सिविक्स मैं पूरा ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ज्योग्राफी पे जाऊँगा। आइए आज के लिए चैप्टर 3 को शुरू करते हैं, सिविक्स का, क्लास 6 के, और इसका नाम है द गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लेते हैं इसका। लिखा है नीड फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। जस्ट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इन योर स्कूल्स और सोसाइटी और ऑल्सो नीड्स लॉ टू बी इन्फोर्स्ड फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। कह रहा है कि अच्छे से सब कुछ चले, स्मूथ सब कुछ फंक्शन करे, इसके लिए आपके स्कूल में बहुत सारे रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं। टीचर्स के लिए भी रूल होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी रूल होते हैं। एक डिसिप्लिन होता है, व्हाट इज़ टू डू व्हाट इज़ नॉट टू डू, क्या करना क्या नहीं करना है पहले से बताया रहता है। इससे जो है कि फंक्शन आसानी से होता है, स्कूल कॉलेज आसानी से चलते हैं। अगर सब लोग अपनी मनमानी करने लगें तो स्कूल कॉलेज अच्छे से चलेंगे नहीं। सेम इसी टाइप से अगर हम एक बड़ी कंट्री को चलाना चाहते हैं, किसी देश को चलाना चाहते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट वो बॉडी होती है जो पूरे के पूरे, ठीक है, कंट्री को रन करती है। डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल, कह रहे हैं कि कंट्री के पीपल जो होते हैं उनके लिए डिसीजन लेना, उनके लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, उनके सोशल वेलफेयर के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, ये एक आदमी नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज़ गवर्न्स द कंट्री। कह रहा है कि इस प्रकार से हर कंट्री के पास एक गवर्नमेंट होती है जो कंट्री को चलाने का काम करती है। प्रोवाइड्स डिफरेंट फैसिलिटीज़ टू द सिटीजन्स, और वहाँ के कंट्री के सिटीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ यानी सुख सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, कैनाल्स एंड ब्रिजेस। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, कंस्ट्रक्शन के लिए डिसीजन लेती है, उसके लिए व्यवस्था करती है, मैनेजमेंट करती है, फंड इकट्ठा करती है, फंड लोकेट करती है। ठीक है, रोड बनाना है, कैनाल्स बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना के लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, बैंक इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है, करेंसी को रेगुलेट करना है। ये सारे जो वर्क होते हैं ये एक आदमी नहीं कर सकता, इसको करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द मॉडर्न गवर्नमेंट ऑल्सो हैंडल्स सोशल इश्यूज लाइक डाउरी एंड हेल्प द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कह रहे कि गवर्नमेंट जो है कि अभी जितने वर्क मैंने गिनवाए वही काम नहीं करती है, ठीक है, सोसाइटी के लोगों को प्रोटेक्शन देने का, उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। और उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट क्या करती है, बनाती है। लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पीपल ऑफ द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। कह रहे कि अगर दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करे तो उससे हमको कैसे बचाना है, ये भी हमारी गवर्नमेंट तय करती है। फॉर दिस पर्पज इट्स मेंटेन द डिफेंस फोर्सेस, और इस पर्पज के लिए हमारे पास डिफेंस फोर्सेस होती हैं, सेनाएं होती हैं, आर्मी होती हैं। It also works to maintain peace with other nations to promote exchange and ideas between our country and other countries. कह रहे हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच संबंध कैसा हो, रिलेशन कैसा हो, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कैसा हो, क्योंकि हर चीज़ तो हर देश में पैदा होती नहीं है। अब सऊदी अरब और रशिया और अमेरिका में ऑयल पैदा होता है, पेट्रोलियम पैदा होता है। हमारे यहाँ पेट्रोलियम कम होता है, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो हमें अपनी ज़रूरत के पेट्रोल डीजल के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। क्रूड ऑयल हम लेते हैं और उसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल हम बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोल नहीं पाया जाता है। सेम उसी टाइप से सऊदी में
या बाकी अगर अरब कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, वहाँ ज़मीनें इतनी अच्छी नहीं हैं। जैसे इंडिया में जितने बड़े लेवल की हर चीज़ की पैदावार होती है, ग्रेन से लेके, फ्रूट से लेके और हर चीज़ हम अपने यहाँ पैदा कर लेते हैं लगभग, लेकिन सऊदी या अरेबिया में ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जब संबंध बनता है, तो बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन आ गया, ठीक है? प्राकृतिक आपदाएँ आ गईं, तो इसमें जो कि पीपल्स को रिलीफ देना है, उनको इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है? जैसे पोस्टल यानी कि डाक सेवाएँ देनी हैं, पोस्टल सर्विस देनी है, रेलवे की सुविधा देनी है, बैंकिंग की सुविधा देनी है। तो ये सारे काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। The government is thus needed to ensure that requirements of citizens of the country are fulfilled. इस तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कंट्री के पीपल हैं, लोग हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं पूरी हो रही हैं कि नहीं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, अब आइए आगे चल। इम्प्लीमेंटिंग दीज एमंग्स ऑल द पीपल विद इन इट्स टेरिटरी, लोगों को सारी सुख सुविधाएं पहुंचाना गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लीडरशिप फॉर द कंट्री टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस, और कंट्री को ऑर्डर और पीस मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। अब अगला हेडिंग आपका क्या है? लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से क्या लेवल होते हैं? और देखिए, ये जो आपके ग्राफ बनाया हुआ है राइट साइड में ना, इसमें समझाया है। सबसे ऊपर क्या होती है? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जैसे आप इंडिया के एग्जांपल ले लें, अपनी कंट्रीज में दिल्ली में एक गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है, उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, उसके लिए पूरे देश की जिम्मेदारी है, उसके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। उसके हिसाब से जो हमारे स्टेट है, जैसे यूपी है, यूपी में एक चीफ मिनिस्टर है, यूपी की एक अलग गवर्नमेंट है, और एक यूपी की गवर्नमेंट है या किसी के साथ मिलकर काम करती है या किसके अंडर काम करती है, तो इंडिया गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मिलके काम करती है। बजट उनको अलग से दे दिया जाता है अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए। कुछ राइट्स इनके पास होते हैं और कुछ राइट जो है कि सेंट्रल के पास होते हैं। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट से मतलब आपका क्या है? जैसे गांव विलेज लेवल पे पंचायत का चुनाव होता है, प्रधान होते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा और लेवल पे जाएंगे तो जिला पंचायत होते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। इस प्रकार जो ये आपकी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल में बटी हुई है। सबसे पहला लेवल क्या है आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वो उसके सर्वे सर्वा कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेकेंड लेवल आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके सर्वे सर्वा कौन होते हैं? तो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं। और उसके बाद से फिर लोकल गवर्नमेंट्स का आता है टाइम, जिसमें आपके रूरल होते हैं फिर, और आपके अर्बन होते हैं। तो रूरल के आपके प्रधान हो जाएंगे, अर्बन के आपके मेयर हो जाएंगे। ये चलता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं इसमें। सिमिलरली द गवर्नमेंट जनरली हैज ए वास्ट टेरिटरी टू लुक आफ्टर, इट हैज टू टेक डिसीजन ऑन एवरी पॉसिबल इश्यू। कह रहे गवर्नमेंट को बहुत बड़े एरिया पे वो चलाना होता है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे उनको रूल रेगुलेशन या कानून बनाना होता है। हैंस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू ऑपरेट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो एक सिंगल पॉइंट से गवर्नमेंट चलाना, ऑपरेट करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना बांटना, पावर को शेयर ना करना, ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अब सपोज चलिए एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सपोज कर लीजिए गोरखपुर के किसी गांव में, मैं गोरखपुर में रहता हूं तो उसका एग्जांपल दे रहा हूं, कानपुर का भी एग्जांपल है, कानपुर, लखनऊ या गोरखपुर के किसी छोटे से गांव में कोई बवाल होता है, तो क्या उस बवाल को शांत करने के लिए, उसको उसको सुधारने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। या ऐसा भी नहीं होगा कि अगर लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद में बवाल होता है तो जो चीफ मिनिस्टर योगी ही हैं खुद जा करके मामला झगड़ा शांत कराएंगे? ऐसी तो बात है नहीं। क्योंकि छोटे से लेके बड़े काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल तो हैं ही, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि एक छोटे से गांव का मामला सुलझाने के लिए वो खुद आ जाए। उनके पास और भी इम्पोर्टेंट वर्क है। तो अब उस गांव के, उस विलेज लेवल का जो छोटा सा बवाल है, उसको निपटाने के लिए कौन आएगा? वहाँ की लोकल पुलिस आएगी, या फिर प्रधान निपटा सकते हैं। ठीक है, या उस गांव के अगर कोई संभ्रांत व्यक्ति है तो निपटा सकते हैं।
इसी प्रकार से कई सिंगल पॉइंट को निपटाने के लिए कई व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल की चीज़ों को निपटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट की को डेवलपमेंट करने के लिए, उसके रूल रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, और गांव विलेज विलेज लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे और टाउन लेवल पे, विलेज और टाउन को डेवलप करने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक से मेंटेन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट आती है, जिसको प्रधानी का चुनाव से चुनते हैं या फिर मेयर का चुनाव से चुनते हैं। बड़े शहर हैं तो वहाँ मेयर होंगे, टाउन एरिया के चुनाव होंगे, और अगर विलेज लेवल पे है तो प्रधानी का चुनाव करके प्रधान चुना जाता है। उसके बाद हेडिंग आता है डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। डिसीजन कैसे मेक किया जाएगा, निर्णय कैसे लिए जाएंगे, रूल रेगुलेशन कैसे बनाए जाएंगे, नियम कानून कैसे बनाए जाएंगे। और प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉस। तो एक गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क तो यही है, कानून बनाना, लॉ बनाना। एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू अबाइड बाय द लॉज। भाई लोग कैसे रहेंगे, लोगों का जीवन कैसा होगा, लोगों के को क्राइम से बचाना, लोग क्राइम न करने पाए, सब लोग सुख से रहें, किसी का अधिकार न छीना जाए, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए अगर कोई अन्याय करता है तो उसके मन में डर पैदा करने के लिए लॉ का होना जरूरी है। और उस लॉ को जितने भी लोग उस कंट्री और स्टेट में रहते हैं सबको फॉलो करना पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ पावर टू इन्फोर्स द लॉज। गवर्नमेंट के पास कानून लॉ बनाने का ही पावर नहीं है, बल्कि उसको उस लॉ को इन्फोर्स कराने का भी पावर है। वो आपसे कानून मनवा सकती है, कानून का पालन भी कराएगी, आपसे कानून को ओबे भी कराएगी। ये दोनों काम गवर्नमेंट के होते हैं। If the government makes a law prohibiting granting and receiving dowry, then the law is enforced and offense is made punishable. करेगी अगर कानून, अगर कोई किसी गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि दहेज लेना अपराध है, तो अगर कोई दहेज लेता है फिर उसे इस बात के लिए पनिश किया जाएगा। और किसके अंतर्गत पनिश किया जाएगा, उस लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। विदाउट इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट डिसीजन वुड होल्ड नो इम्पोर्टेंस। कह रहा कि अगर आपने कानून बना दिया, लेकिन अगर उस लॉ को, उस कानून को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं कराया, तो फिर उस लॉ का कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। आपने लॉ बना दिया है कि भाई गरीब बच्चों का एडमिशन होना चाहिए स्कूलों में। सपोज कर लीजिए एक लॉ बनाया गया कि गरीब बच्चों का एडमिशन जो है कि 25% सीट हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों को दे दी जाएंगी। लेकिन कोई प्राइवेट स्कूल वाला गरीब बच्चों को एडमिशन ही नहीं ले रहा है, दरवाजे से ही भगा दे रहा है उनको, तो ये ऐसा कानून बनाना, ऐसा लॉ बनाने का फायदा क्या हुआ? तो लॉ को बनाना पड़ता है, उसे इन्फोर्स कराना पड़ता है, उसको फॉलो भी कराना पड़ता है। लोग इतनी आसानी से लॉ फॉलो करना नहीं चाहेंगे, नहीं चाहते हैं। आगे बढ़, अब आगे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। कह रहे कि बहुत से टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग क्या थी, डेमोक्रेसी। अपने कंट्री में भी किस प्रकार की गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट है। अब डेमोक्रेसी क्या होती है भाई, यार इफ द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम इट्स पीपल, ठीक है। अगर किसी कंट्री में ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहाँ कौन पावर में होगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन सरकार बनाएगा, ये वहाँ के लोग वोट डाल के चुने। वहाँ के लोग क्या करें, वोटिंग करें, वोट देने जाएं, वोटिंग करके और अपने लोग चुने जो जा करके पार्लियामेंट में बैठेंगे, रूल रेगुलेशन बनाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, हम ऐसी व्यवस्था को कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अपना लीडर लोग खुद चुनते हैं। डेमोक्रेसी में आप पार्टी बना सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और इलेक्शन लड़ करके अगर आप जीते, तो अगर स्टेट लेवल का चुनाव आप जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो आप क्या बनेंगे, विधायक बनेंगे, एमएलए जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर आप सेंट्रल लेवल का चुनाव अगर आप जीतते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव में अगर आप खड़े होते हैं, उसमें आप एक सीट जीतते हैं, तो आप क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं, जिसे इंग्लिश में एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, एमएलए बन के आप जो है कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहाँ पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप कर सकते हैं। उसके लिए एक इलेक्शन की प्रोसेस होती है डेमोक्रेसी में।
ठीक है। इलेक्शन कमीशन अपने यहाँ है जो कि इलेक्शन करवाता है और फेयर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में आप अपनी मर्जी की पार्टी चुन सकते हैं। उसके जब आपको पार्टी का टिकट मिलेगा तो आप इलेक्शन में खड़े होंगे। आप उसमें प्रचार कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, भाषण दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसमें बैठकें कर सकते हैं, ठीक है, अपना प्रोपोगेंडा उसमें बता सकते हैं, अपना एजेंडा बता सकते हैं उसमें, ठीक है, काफ़ी चीज़ें उसमें हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। और कंट्री इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार हमारे कंट्री में जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो क्या है? डेमोक्रेसी है। मोनार्की देखते हैं क्या है? मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जहाँ राजाओं का शासन हो। A territory or a country is ruled by a single person, king or queen. मोनार्की में पूरे कंट्री पे केवल एक आदमी राज करता है, राजा या रानी, किंग या क्वीन राज करते हैं। Such types of government was commonly found in ancient times. इस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो पुराने समय में पाई जाती थी। This form of government was acceptable in the past. पुराने समय में ऐसी गवर्नमेंट लोग एक्सपेक्ट करते थे। However, it still exists in some countries. आज भी कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी ये सरकार का ये फॉर्म है, अवेलेबल है, जैसे सऊदी अरेबिया में, ओमान में। अंडर दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मोनार्क हैज़ कंप्लीट पावर टू रन गवर्नमेंट। इस प्रकार की व्यवस्था में जो राजा है, जो किंग है, वही सबका मालिक होता है। वो जो कहता है वही कानून होता है, वही गवर्नमेंट बनाता है, वही गवर्नमेंट होता है, वही रूल बनाता है और वही रूल सुधारता है। शी और ही में कंसल्ट स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल टू अराइव टू अ डिसीजन। और कोई कानून बनाने के लिए वो कुछ लोगों को अपॉइंट कर लेता है एज ए सलाहकार, ठीक है, एज एन एडवाइज़र वो अपॉइंट कर लेता है और उन्हीं से सलाह लेकर के पूछ करके डिसीजन लिए जाते हैं जनता के लिए, लोगों के लिए। विद द मोनार्क शी इज़ नॉट आंसरेबल टू पीपल फॉर हिज एक्शन और डिसीजन। और जो राजा है, अगर उसने कोई गलत कानून बना दिया या कुछ नुकसान हो गया तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिबल भी है। अगर कोई गलत नियम बन जाता है, उससे अगर किसी का नुकसान होता है तो हम आप सरकार को भी सवाल पूछ सकते हैं, सरकार के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, कचहरी जा सकते हैं और उसके खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है डिक्टेटरशिप। कह रहे द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप। कह रहे जो थर्ड टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑथोरिटेरियन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कह रहे कि ये जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है ना, इसको ऑथोरिटेरियन कहा जाता है। इन ए डिक्टेटरशिप पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एक्सरसाइज कंप्लीटली कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस। कह रहे डिक्टेटरशिप में जो होता है, एक आदमी क्या करता है, पूरे कंट्री पे राज करता है और वो जो आदमी होता है उसको किसी का डर नहीं रहता है, उसको किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, उसे कोई कंट्रोल कर नहीं पाता है। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून नियम लॉ वो बनाता है वो अपने खुद बनाता है और उसमें किसी प्रकार के चेंजेस वो दूसरे कहने पे नहीं करता, बल्कि अपने अगर खुद चाहेगा तो चेंजेस करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। देयर आर नो इलेक्शंस एंड पीपल प्ले रोल इन द गवर्नेंस। कह रहा है कि ये जो डिक्टेटरशिप होती है, वो जो गवर्नमेंट बनती है, वो किसी इलेक्शन से नहीं बनती है, लोग वोट डाल के उसे नहीं चुनते हैं, ठीक है। वो बिना इलेक्शन के ही अपने आप को देश का, कंट्री का लीडर घोषित कर देगा, कंट्री का प्रेसिडेंट घोषित कर देगा, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देगा। और वो वन मैन आर्मी की तरह होता है, वही अकेला गवर्नमेंट होता है, वही अकेला शासन होता है। ऑफ द कंट्री एंड एंजॉय लिटिल और नो राइट्स। एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी वॉज डिक्टेटर। कह रहे कि एडोल्फ हिटलर जो था जर्मनी में, जब एडोल्फ हिटलर पावर में था तो उसकी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता था? डिक्टेटरशिप कहा जाता था, ठीक है। सद्दाम हुसैन इराक में थे जब, तो उसको भी डिक्टेटर कहा जाता था। और मुअम्मर गद्दाफी जब लीबिया में था, उसको भी डिक्टेटर कहा जाता है। फिदेल कास्त्रो जो आपके क्यूबा में थे, उनको भी डिक्टेटरशिप के अंतर्गत जाना जाता है, लाया जाता है। और सबसे प्रेजेंट एग्जाम्पल इस समय फिदेल कास्त्रो जो थे वो अब नहीं हैं और सद्दाम हुसैन भी नहीं रहे, ठीक है।
एडोल्फ हिटलर भी नहीं रहा। लेकिन डिक्टेटरशिप का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इस समय है, जो अभी भी गवर्नमेंट के फॉर्म में है, वह नॉर्थ कोरिया का किम योंग जुंग। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो डिक्टेटरशिप ही चला रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम योंग जुंग जो हेयर स्टाइल रखता है, पूरे नॉर्थ कोरिया के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, उनको वही हेयर स्टाइल रखनी पड़ती है। वो जो चाहता है वो किताब में लोग पढ़ते हैं, वो जो चाहता है वो टेलीविजन पे चलता है, टीवी पे चलता है, वो जो नहीं चाहता है वो नहीं चलता है। अब अगला हेडिंग आपका क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या होता है भाई? डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर पीपल डू नॉट प्रैक्टिस पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग। यानी डेमोक्रेसी में जो होता है, तो लोग उसमें कानून बनाने में, डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे सपोज कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर यूपी में, ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो बीजेपी उठेगी पार्टी, ठीक है, उसके कैंडिडेट रहेंगे, फिर आपके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने अपने एरिया के जो एमएलए हैं, ठीक है, जो सीट्स हैं, वहाँ पे हम वोटिंग करते हैं। वोट करके वहाँ से किसको जिताएंगे? एक एक एमएलए को जिताएंगे। अब आपके पूरे यूपी में 403 एमएलए खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। अब जिसके जितने ज्यादा एमएलए जीतते हैं जिस पार्टी के, उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, चीफ मिनिस्टर उस पार्टी के हो जाते हैं। और फिर वो पार्टी अगले 5 ईयर्स तक के लिए क्या करती है? यूपी को गवर्न करती है। गवर्नमेंट बना करके यूपी की सारी जिम्मेदारी उसकी उसकी हो जाती है। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज कहते हैं, जो वोटिंग का पावर दिया गया है। वोट दे करके जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, वो पूरे प्रोसेस को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इज क्रूशियल टू ईच रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कह रहा जितनी भी डेमोक्रेसीज आजकल वर्ल्ड में हैं, ठीक है, उनमें वोटिंग का प्रोसेस अलग अलग प्रकार का होता है। अमेरिका में वोटिंग का सिस्टम दूसरा है, इंडिया में दूसरा है। ठीक है, तो चुनने का जो तरीका है, ठीक ना। A government cannot call itself democratic unless all its citizens exercises universal franchise। एक कंट्री अपने आप को या गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती जब तक उसके मैक्सिमम लोग वोटिंग का अधिकार न रखते हों। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मींस दैट एवरी एडल्ट हैज द राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन, जो कोई भी सिटीजन किसी कंट्री का हो, अगर वो 18 ईयर्स का है, तो वो अगर वोट दे सकता है, तो उसे ये राइट मिला हुआ है। तो अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वहाँ पे अच्छी मानी जाएगी। इंडिया एवरी सिटीजन इज हु 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबव हैज द राइट टू वोट। जैसे इंडिया में ये अच्छी तरह से चल रही है। इंडिया में जो भी 18 ईयर्स के का हो जाता है, उसको वोट डालने का पावर मिल जाता है, फिर वो वोट डालता है। However, in most of the democratic nations today, there has been a long struggle for an universal franchise। कह रहा कि इन दिनों में भी, आजकल के समय में भी, कुछ डेमोक्रेटिक जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, वहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगले पेज पे क्या कह रहे हैं? इन द सोसाइटी वॉज गिवन द राइट टू वोट इन दीज डेमोक्रेसीज इन द अर्ली ईयर्स। यार इन सब स्थानों में, इन सब जगहों पे जो सोसाइटी ने था वोट देने का अधिकार बहुत पहले दे दिया था। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, बट इवन फॉर इंडिया द स्ट्रगल टू अचीव डेमोक्रेसी वॉज अ लॉन्ग वन। कह रहे हालांकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसे डेमोक्रेटिक बनने में बहुत साल जो है कि स्ट्रगल करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाके ये डेमोक्रेटिक बना। कह रहे इंडिया हैड बीन अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। कह रहे कि 200 ईयर्स तक इंडिया पे ब्रिटिश लोगों का शासन था। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल अटेम्प्ट्स वेर मेड बाय इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स। कह रहे कि 200 सालों में इंडियंस पीपुल ने बहुत ट्राई किया, बहुत ही स्ट्रगल किया पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट में। बट दीज अटेम्प्ट्स वेर नॉट इनकरेज बाय द ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया का कोई पर्सन उनके गवर्नमेंट में आए, पावर में आए, क्योंकि वो हमको गुलाम बना के रखे थे, वो हमको अपने से सुपीरियर समझते थे, हमको इन्फीरियर समझते थे, हमारे ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करते थे। एज ए रिजल्ट
India was able to grant universal franchise to its citizen only after getting independence. यही रीजन था कि हमारे कंट्री के लोगों को वोट डालने का पावर तब मिल पाया जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में। हम जब इंडिपेंडेंट हुए, हम जब फ्री हुए, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार दिया। बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ फ्यू पीपल कुड एक्सरसाइज द राइट टू वोट। और इंडिपेंडेंस से पहले केवल कुछ खास लोग ही, कुछ कुछ वीआईपी लोग ही वोट को डाल सकते थे। सभी लोगों को वोट डालने का पावर नहीं मिला हुआ था। जनरली पीपल विद प्रॉपर्टी और वेल्थ वेर अलाउड टू द कास्ट देयर वोट। जिन लोगों के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, जो अंग्रेजों के साथ रहते थे, जो उनके कंपनियों या ऑफिस में काम करते थे, जो उनकी तारीफ करते थे, उनको ये पावर मिल जाता था। वुमेन एंड पीपल हु हैड नो प्रॉपर्टी और वेल्थ वे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या वेल्थ यानी रुपया पैसा नहीं होते थे, उनको ये अधिकार नहीं दिया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया टुक मेजर्स टू इंक्लूड दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द इलेक्शन प्रोसेस। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने हर उस वर्ग को, हर उस कैटेगरी के पीपल को साथ में लिया और कॉन्स्टिट्यूशन में पावर बना करके, नियम बना करके उनको हमने सभी को क्या कर दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया। एंड इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और इस तरीके से हमने इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस किया। और आज के समय में ये चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है और लगभग जितने भी लोग 18 ईयर्स के हैं या 18 ईयर्स के होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, वो अपना वोट हर 5 ईयर्स पर रेगुलरली डाल रहे हैं। जो नहीं हुए हैं, जो होने वाले हैं, वो भी फ्यूचर में अपना वोट जरूर डालेंगे। अब यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश होता है। चैप्टर में अगर कुछ आपको ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं। वीडियो में क्या अच्छा लगता है आपको, क्या नहीं अच्छा लगता, इसके बारे में भी आप बताते रहिए। वीडियो पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ और आपकी बुक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।